नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान देश के इतिहास में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने उनके फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं करी है। लोगों को लगा था जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने तो वो पहले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के जो अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान की सरकार भी अब गिर चुकी है। कैसे गिरी, इसके पीछे की क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Pakistan's Prime Minister, the former cricketer Imran Khan, has been ousted from power after losing a vote of no confidence in Parliament. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. Meanwhile, Imran Khan has accused the US of conspiring to topple him over his ties with Russia and China. अपनी कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। साल 2019 में जैसे इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुई थी, उससे एक साल पहले 2018 में पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शंस हुई थी। इंडिया में काफी समय से ट्रेडिशनली दो मेन पार्टीज रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। पाकिस्तान की 2018 की जनरल इलेक्शंस में दो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसे हेड किया जाता है नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के द्वारा, और दूसरी PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे हेड किया जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके नाम का मतलब है मूवमेंट फॉर जस्टिस, और ये पार्टी को लीड कर रहे थे इमरान खान। इमरान खान एक फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, इकलौता वर्ल्ड कप जो कि आज के दिन तक पाकिस्तान जीता है। अब उस समय की अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए 2018 के टाइम की, तो इमरान खान एक नई उम्मीद की तरह उभर रहे थे। जो दो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उन पर नेपोटिज्म और करप्शन का इल्जाम लगा था। PPP के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी एक्चुअली में बेटे हैं फॉर्मर PM बेनाजिर भुट्टो और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के, और अगर उससे भी पीछे जाएं तो बेनाजिर भुट्टो एक्चुअली में बेटी थी फॉर्मर PM जुल्फिकार अली भुट्टो की। दूसरी PMLN पार्टी की इमेज पर करप्शन के दाग लगे थे। नवाज शरीफ को 2017 में PM की पोस्ट से हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। उन पर पैनामा पेपर लीक्स के करप्शन एलिगेशंस लगे थे, लेकिन इनके अलावा कई और करप्शन केसेस भी चल रहे थे। जुलाई 2018 में इन्हें 10 साल की जेल का सेंटेंस दिया गया ऑन चार्जेस ऑफ परचेज ऑफ अपस्केल अपार्टमेंट्स इन लंदन। 6 महीने बाद इन्हें 7 साल इंप्रिजनमेंट और $25 मिलियन का फाइन, क्योंकि ये नहीं प्रूफ कर पाए कि सऊदी अरेबिया में एक स्टील मिल की ओनरशिप इनके हाथों कैसे लगी। तो ऐसी खबरों के बीच खड़े हुए इमरान खान, कहा जनता से मुझे वोट दो, मैं प्रॉमिस करता हूं कोई करप्शन नहीं, कोई नेपोटिज्म नहीं। बहुत से लोग पाकिस्तान में इमरान खान को एक आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स भी थे उनके। अब इमरान खान वैसे तो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, इनकी 3 लव मैरिजेस हुई हैं और पहली लव मैरिज इनकी एक ब्रिटिश जूइश बिलियनियर की बेटी के साथ हुई थी। इंटर रिलीजियस मैरिज थी। तो ये सब सुनकर आपको लगेगा कि इनकी सोच बहुत ओपन होगी, ये एक सेक्युलर लिबरल इंसान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान से पूछा गया कि क्या ये अहमदी मुस्लिम्स के राइट्स को सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये नहीं मानते कि अहमदीज एक्चुअली में मुस्लिम्स हैं, ये उन्हें नॉन मुस्लिम्स कंसिडर करते हैं। अगर आप नहीं जानते, अहमदी मुस्लिम्स एक्चुअली में मिर्जा गुलाम अहमद को एक प्रॉफिट मानते हैं। जो इंसान हमारे नबी को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। इसलिए ये कहना कि मैं कोई तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आके 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करेगी कायदियानों के मुतालिक, ये बिल्कुल झूठ है और प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉस को हेवीली डिफेंड किया। पाकिस्तान का आर्टिकल 295C, जिसके अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए उन लोगों को जो प्रॉफिट मोहम्मद को बदनाम करेंगे। और फिर इमरान खान ने राइट विंग जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म का भी साथ लिया। नेशनलिज्म होता है अपने देश से प्यार करना, दूसरा जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म होगा कि किसी दूसरे देश से नफरत करने लग जाना। यह चीज इंडियन मीडिया बहुत करता है, और 2018 की कैंपेनिंग में इमरान खान की पार्टी ने भी ऐसे ही स्लोगन्स लगाए थे। मोदी का जो यार है गद्दार है। इन्होंने यह भी क्लेम किया था कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और इंडिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं शरीफ की पार्टी को जिताने में। यह वैसा ही हो गया जैसे इंडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर दोष डालती हैं कि देखो पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट करने लग रहा है, इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन एनीवेज, इन सब के बावजूद 2018 की जनरल इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी PTI नंबर 1 पार्टी बनी। इन्हें 155 सीट्स मिली, जो कि 2013 पिछली इलेक्शन के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा था। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की PMLN को 84 सीट्स मिली और तीसरी रैंक पर थी बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP
56 सीट्स के साथ। ये सारी डिटेल्स आज की पॉलिटिकल क्राइसिस को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो टोटल में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 सीट्स हैं और 172 मेजॉरिटी मार्क है। अब पीटीआई नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद भी इस 172 मार्क को क्रॉस नहीं कर पाई। 155 सीट्स थी इनकी। इमरान खान ने कुछ छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर एक कोलेशन बनाई, जिसकी मदद से ये 178 सीट्स तक पहुंच गए। ऐसा करके इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से ये थोड़ी सी ही ऊपर थी, सिर्फ 6 सीटें ज्यादा मेजॉरिटी मार्क से, तो इतनी मजबूत सरकार नहीं थी। अब आते हैं हम प्रेजेंट सिनेरियो पर। 8 मार्च को यानी करीब 1 महीने पहले ऑपोजिशन पार्टीज के सीनियर लीडर्स ने नेशनल असेंबली में डिमांड करी कि इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए। असल में बात क्या है, पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट सारी ऑपोजिशन पार्टीज पाकिस्तान में एकजुट हो गई हैं। इन्होंने एक अलायंस बनाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से, पीडीएम। ये अलायंस एक कैच ऑल कोलेशन है, यानी इस अलायंस की कोई सख्त विचारधारा नहीं है। इसमें हर तरह की पार्टीज हैं, लेफ्ट विंग से लेकर एक्सट्रीम राइट विंग तक। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जैसी सेक्युलर पार्टीज भी हैं, और जामियात उलेमा इस्लाम और जामियात अहले हदीथ जैसी रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टीज भी हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करती है, ये भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जैसी पार्टीज जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करती हैं, ये भी पार्टीज हैं। इस अलायंस ने करीब 1.5 साल पहले से जॉइंट ऑपोजिशन रैलीज करनी शुरू करी थी और जनता के मुद्दे उठाए थे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी जो पाकिस्तान आज के दिन तक फेस कर रहा है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रैलीज में कहा, इमरान खान ने लोगों से जॉब्स छीन ली है, 2 दिन तक का खाना नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के फार्मर्स भूखे हैं, देश का यूथ बहुत नाराज है। इन रैलीज में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। ओवरऑल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर कट्स, बिजनेसेस का बंद होना, यही सब मुद्दों को लेकर ये ऑपोजिशन इमरान खान की सरकार के खिलाफ है। फिर आते हैं मार्च 2021 में। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज शेख ने इलेक्शंस कंटेस्ट करी सेनेट के लिए। अब पाकिस्तान में एक सेनेट होता है जो कि इंडिया के राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसकी जो इलेक्शंस होती हैं, इसके लिए वोटिंग एक्चुअली में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ही होती है, जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली इंडिया के लोकसभा के इक्विवेलेंट है। तो अब्दुल हफीज शेख एक्चुअली में अपनी सेनेट की सीट हार गए, इवन दो इमरान खान ने इनके लिए कैंपेनिंग करी थी। और जीता कौन? पीडीएम के जो कैंडिडेट थे, यूसुफ राजा गिलानी, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये चीज एक बड़ा झटका था इमरान खान की सरकार को। फाइनेंस मिनिस्टर सरकार के इलेक्शन हार गए, इवन दो इमरान खान इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। इसी चीज को लेकर अब ऑपोजिशन ने आवाज उठाई कि इमरान खान को अब रिजाइन कर देना चाहिए। नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं इमरान खान। ऐसा होता देख इमरान खान ने एक्चुअली में एक वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया नेशनल असेंबली में, यानी पार्लियामेंट से कहा कि सब वोट करो और देखते हैं मेरी सरकार अभी भी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। मेजॉरिटी एमएनएज, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेरे साथ हैं या नहीं है। इंडिया में हम इन्हें वैसे एमपीज कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहां पर इन्हें एमएनएस कहते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। ये एक्चुअली पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार था कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया हो नेशनल असेंबली में। जब ये वोटिंग हुई तो इमरान खान ने 178 वोट के साथ अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूव कर दिखाई। ये क्लियर हो गया कि जितने भी एमएनएस के साथ इमरान खान ने अपनी सरकार बनाई थी, वो सब अभी भी इनकी सरकार को सपोर्ट करने लग रहे हैं। लेकिन अब 1 साल बाद आए तो पासा पलट चुका है। इस बारी इमरान खान नहीं बल्कि ऑपोजिशन ने डिमांड करी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा जाए। ये डिमांड इन्होंने 8 मार्च को करी थी। फिर 10 मार्च को क्या हुआ, इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में रेड मार दी। ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को खींचकर ले जाया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। इस इंसिडेंट को लेकर ऑपोजिशन ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इस ब्रुटैलिटी के किस तरीके से यहां पर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को ट्रीट किया जा रहा है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। ये पार्लियामेंट लॉजेस से जो कारकुन है इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये रज़ाकार यहाँ पर JUIFA के रज़ाकार थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना था कि यह चीज करनी जरूरी थी क्योंकि ऑपोजिशन के लोग एक्चुअली में भीड़ को लेकर आ रहे थे, पार्लियामेंट में मॉब्स लेकर आने लग रहे थे। इन्होंने कहा JUIF एक्चुअली में 70 वर्कर्स को लेकर आई थी और किसी को प्राइवेट मिलिशिया रखना अलाउड नहीं था।
इसी के बीच पाकिस्तान की आर्मी, जिसका एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रहता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, इसकी बात मैंने इंटरव्यू में करी थी जो मैंने करीब 3-4 साल पहले लिया था एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के साथ। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ने इस सिचुएशन को देखकर कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इसे देखकर हम किसी की साइड नहीं लेंगे। यहां पर इमरान खान काफी गुस्सा हो गए इस चीज को देखकर। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल रहते हैं, और ये एक बड़ा झटका था इमरान खान को, क्योंकि माना जाता था वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट से ही पावर में रह रहे थे और ऑपोजिशन को चेक में रख रहे थे। फिर 18 मार्च को एक और बड़ा झटका लगा इमरान खान को। उनके खुद के ही पार्टी मेंबर्स रिवोल्ट करने लगे उनके खिलाफ। पीटीआई के एक रेबल एमएनए राजा रियाज ने जियो न्यूज को बताया कि करीब 24 पॉलिटिशियंस पीटीआई की पार्टी के तैयार हो गए हैं अपनी पार्टी छोड़ने को। इसका आपके साथ यहाँ पे कितने एमएनए हैं? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। 24। इसका मतलब यह है कि उनके सपोर्ट के बिना इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बताया कि इनमें से काफी पॉलिटिशियंस सिंध हाउस में बैठे हैं इस्लामाबाद में। राजा ने कहा वो अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत नाराज हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गैस शॉर्टेज चल रही थी, उसकी बात भी करी थी और उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया गया। और यह सब सुनकर इमरान खान ने जवाब में कहा कि ये जो सिंध हाउस है जहां पर ये पॉलिटिशियंस रुके हुए हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक सेंटर बन चुका है। जब ये चीज और लोगों तक फैली, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के पार्टी वर्कर्स हैं, वो भीड़ बनाकर गए सिंध हाउस तक। उन्होंने इमरान खान के फेवर में नारे लगाए और जो रेबल एमएनएस थे उन्हें कहा कि तुम लोग बिक गए हो। ये लोग दीवारें टाप कर अंदर तक पहुंच गए इस घर के। अगले दिन 19 मार्च को इमरान खान ने कहा कि जितने भी रेबल पॉलिटिशियंस हैं इनकी पार्टी के, अब वो सब मान गए हैं, अब वो वापस इनकी पार्टी में आ जाएंगे। 20 मार्च को इमरान खान ने इन्हें ऑफर दिया कि सारे के सारे वापस हमारी पीटीआई पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन 22 मार्च को इन रेबल एमएनएज ने इस माफी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उल्टा एक एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि अब जो रेबल पॉलिटिशियंस हैं वो और बढ़ गए हैं संख्या में। कहा कि 35 लोग हो गए अब इनकी पार्टी में जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं इमरान खान। रमेश कुमार ने कहा माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। आपको परसों आपके प्रोग्राम में 33 मेंबर बताए थे, आज 35 मेंबर, मतलब 2 मेंबर और बढ़ गए। 35 मेंबर जो है इस वक्त अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं पार्टी के साथ कि ये हमारे ग्रीवेंसेस हैं। ये सारी बातें मेरी हुई थी, मगर एक काम माइनॉरिटी के लिए नहीं हुआ। अहमद हुसैन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जनता की सुननी बंद कर दी है। इन्फ्लेशन देश में तेजी से बढ़ने लग रही है, आम जनता के लिए परेशानी होती जा रही है। दाल, आटा, घी, चीनी, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं। अब इन रेबल एमएनएस को शो कॉज नोटिस इशू किए गए इमरान खान की सरकार के द्वारा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63A के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी के एमएनए को दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करना इतनी आसानी से अलाउड नहीं है, उस पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इन एमएनएज ने जवाब में कहा कि हमने तो आपकी पार्टी नहीं छोड़ी, हमने तो पीटीआई को नहीं छोड़ा है, हम तो ना ही किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इमरान खान के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर ये एमएनएज दूसरी पार्टी में डिफेक्ट नहीं भी करते, अगर इन सबको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, तो भी इमरान खान मेजॉरिटी मार्क नहीं क्रॉस कर पाएंगे। अब 23 मार्च को प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। अभी तक इमरान खान की खुद की पार्टी के पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम कर रहे थे, अब इनकी कोलेशन पार्टीज जो थी वो भी प्रॉब्लम करने लगी। 3 कोलेशन पार्टीज ये कहने लगी कि वो अब इमरान खान की सरकार को सपोर्ट करना बंद कर देंगी। पहली थी PMLQ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक और ब्रेकअवे फैक्शन, दूसरी MQMP और तीसरी BAP, बलोचिस्तान अवामी पार्टी। इन तीनों की टोटल में 17 सीट्स थी। अब ऐसे में इमरान खान अपनी सरकार को बचाने के लिए करते तो क्या करते, इन्होंने कोशिश करी इन कोलेशन पार्टीज को मनाने की। 28 मार्च को PMLQ के लीडर को पंजाब CM की पोस्ट ऑफर कर दी। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उसके चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इस कोलेशन पार्टी के लीडर को ऑफर कर दी। ऐसा करने से कम ये PMLQ वाली पार्टी तो मान गई। दूसरी MQMP पार्टी को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ऑफर करी गई। लेकिन 30 मार्च को इस पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन से एग्रीमेंट बना ली। जवाब में इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे अपनी सरकार बचाने के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इमरान खान ने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को लेकर कंस्पिरेसी थ्योरीज बनानी चालू कर दी
इन्होंने कहा देखो मैं रशिया गया था तो अमेरिका एक्चुअली में बहुत गुस्से में आ गया मेरी रशिया की विजिट को लेकर, इसलिए अमेरिका मेरी सरकार को गिराना चाह रहा है। इनफैक्ट ऑपोजिशन वाले ये सारे के सारे अमेरिका से मिले हुए हैं, ये सब यूएसए के साथ टाई अप करके अब मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने और ऑपोजिशन लीडर्स ने दोनों ने इस चीज को कहा है कि ये बिल्कुल बकवास है, कुछ भी मन से बनाकर इमरान खान बोलने लग रहे हैं। ये चीज ऐसी है जो अक्सर बहुत से देशों के लीडर्स करते हैं, खुद किसी चीज में फेल हो गए, कोई बहाने नहीं बचे तो यहां पर फॉरेन देशों पर दोष डाल दिया। तो इन सब के बाद फिर फाइनली आया 3 अप्रैल, जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस वोट होना था नेशनल असेंबली में। इस दिन इमरान खान खुद ही नहीं आए नेशनल असेंबली में, लेकिन इनकी ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी थी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट वाली, अब इनके लॉ मिनिस्टर भी इसकी बात करने लगे। डेप्यूटी स्पीकर जो थे नेशनल असेंबली के, वो भी इन्हीं की पार्टी से थे, उन्होंने कहा भाई ये फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसके बेसिस पर अब हम ये नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं कर सकते। इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 इन्वोक किया, जो कहता है कि यहां पर नो कॉन्फिडेंस वोट इलीगल है क्योंकि यहां पर फॉरेन पावर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस चीज का वैसे अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं था। 2 दिन बाद रिपोर्ट में आया कि एक्चुअली में उस दिन नेशनल असेंबली में स्पीकर नहीं आए थे असेंबली के, ये चीज डेप्यूटी स्पीकर ने कही थी एक्चुअली, और स्पीकर नहीं आए क्योंकि वो इस आर्टिकल 5 की रूलिंग के फेवर में नहीं थे। इस रूलिंग के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एडवाइस किया कि वो सारी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे, दोबारा से इलेक्शंस बुलाई जाएं पाकिस्तान में, और उनके प्रेसिडेंट ने ये कर भी दिया क्योंकि उनके प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप की तरह है, ज्यादा पावर्स नहीं है उनके पास। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको कहानी सुनकर लगता कि इमरान खान के लिए हैप्पी एंडिंग हो गई, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपनी सरकार को यहां पर बचा लिया दोबारा से इलेक्शंस बुलवाकर। लेकिन ऐसा होता देखकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया इस मैटर का, यानी खुद से इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख नहीं दी, ना ही सुप्रीम कोर्ट सरकार के पैरों में जाकर गिरा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाजवाब तरीके से इंडिपेंडेंस दिखाया जुडिशरी का। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार ने जो किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस वोट को खारिज नहीं किया जा सकता। जो फ्रेश इलेक्शंस यहां पर बुलाई जा रही हैं, हम उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज जो कहने लग रही हैं कि यहां पर नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए, वो सही है, उसकी परमिशन उन्हें दी जाती है। और फिर आया 9 अप्रैल, नो कॉन्फिडेंस वोट का दिन, और एज एक्सपेक्टेड इमरान खान की सरकार ये वोट हार गई। 172 मेजॉरिटी मार्क था, ऑपोजिशन को 174 वोट्स मिल गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, इमरान खान एक्चुअली में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाए जाने वाले। अब देखा जाए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर को उनकी टर्म खत्म होने से पहले हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाए तो ये इकलौता तरीका है एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने का। इसलिए एक तरीके से देखा जाए, ये जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस होने लग रही है, ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, आर्मी इंटरफेयर नहीं कर रही, और प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ, जिनकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वैसे ओवरऑल देखा जाए, ये पूरी सिचुएशन अभी तक इमरान खान के लिए कोई इतनी बुरी खबर नहीं है। हाँ, ये सच है कि उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जनरल इलेक्शंस सिर्फ 1-1.5 साल दूर है। इमरान खान चाहते थे कि असेंबली को अभी ही डिसॉल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शंस बुला ली जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जनता इमरान खान को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ये चीज सच है तो 1-1.5 साल बाद वैसे ही इलेक्शंस होने वाली हैं, तो वो 1-1.5 साल वेट कर सकते हैं इमरान खान। अगर पाकिस्तान की आवाम उन्हें सही में सपोर्ट करती है तो अगली इलेक्शंस वैसे भी उन्हें जीत जानी चाहिए। इमरान खान यहां पर इस नो कॉन्फिडेंस वोट को ना एक्सेप्ट करके अपनी खुद की ही इमेज खराब कर रहे हैं। यहां पर मुझे याद आते हैं फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो साल 1999 में नो कॉन्फिडेंस वोट हार गए थे सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन उन्होंने यहां पर कोई फॉरेन कंस्पिरेसी का बहाना नहीं दिया, उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और नीचे उतर गए वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। कुछ ही महीने बाद जब दोबारा से इलेक्शंस बुलाई गई तो वो फिर से पावर में आए, इस बारी स्टेबल मेजॉरिटी के साथ। इसलिए मेरा मानना है कि इमरान खान को यहां पर ये रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ देश सक्सेसफुल रहते हैं अपने देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखने में, दूसरी तरफ कुछ देश फेल हो जाते हैं? इसी को लेकर यहां पर मैं एक बढ़िया बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई नेशंस सक्सीड और फेल। वीडियो पसंद आया, बाकी करंट अफेयर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, जो कि स्पेशली बनाई गई है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के ऊपर। मेरे सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में यहां पर मिल जाएंगे क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।